ट्वेल्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर बिलियन सॉल्यूशन, और मैं हूं केमिकल लाल जी। ठीक है, चलते हैं डिफाइन की ओर। सबसे पहले बिलियन का डिफिनेशन क्या होता है। सॉल्यूशन में याद रखना है कि कम से कम दो अवयव हो, कंपोनेंट हो, जिसका नाम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक होगा। दो से भी ज़्यादा हो सकता है, 3, 4, 5, 8, 10 जितना मन हो कर सकते हैं। बाइनरी मतलब 2, टर्सरी मतलब 3 और क्वाटरनरी मतलब 4, पॉलिनरी मतलब 3 से अधिक। ठीक है, 4, 5, 6, 7 जो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ है, सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन है। दूसरी बात कि इसका जो PDF है आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ पर 29 रुपये में आप परचेज कर लीजिएगा, और 11 रुपये में इसका ऑब्जेक्टिव जो 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, हिंदी इंग्लिश लाइन बाय लाइन, जैसे यहाँ देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश लाइन बाय लाइन है, ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश लाइन बाय लाइन होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन है ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण पहले समझेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और विसमांगी। समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? गांव घर में जब आदमी खाता है, अच्छा ऐसे समझिए, जैसे शरबत हम बनाए, चीनी और पानी का, पानी में चीनी दिए, तुरंत दिए और सबको बांटने लगे। जो शुरू में पिएगा उसको स्वाद पूछिएगा, और जो सबसे नीचे वाला का पिएगा उससे स्वाद पूछिएगा, अंतर होगा। तो वो जो बिलियन होगा, जो बनेगा, वो होमोजीनियस नहीं होगा, हेट्रोजीनियस होगा, यानी कि विसमांग होगा। उसी तरह अगर चीनी पानी को पूरी अच्छी तरह से मिला देंगे, सारा चीनी घुल जाएगा, तो वो जो बिलियन बनेगा वो बनेगा होमोजीनियस। और सबको पिलाएंगे, सबका स्वाद सबको बराबर मिलेगा। इसका मतलब थ्रो आउट कंसंट्रेशन और थ्रो आउट द सॉल्यूशन इज इक्वल। पूरे बिलियन में चीनी और पानी का जो सांद्रता है वो समान होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किसको कहेंगे? जो घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, वो कम मात्रा में रहता है। और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? जो घुलाता है उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, वो अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार। अब हम जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का जो अवस्था होता है, ठोस द्रव गैस। तो बिलियन जो हम बनाएंगे, ठोस को ठोस से मिलाएंगे, द्रव को द्रव से, गैस को गैस के। अब ठोस को द्रव से भी और ठोस को गैस से भी, इस तरह से ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 को 3 से मिलाएंगे तो 9 होगा। 9 प्रकार का आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबका उदाहरण है गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ये सब उदाहरण दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF आपको बता ही दिए हैं कहाँ मिलेगा। उसके बाद एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी बिलियन का या सॉल्यूशन का सांद्रता जो हम व्यक्त करते हैं वो हम कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले मास परसेंट, जिसको हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो मास परसेंट सॉल्यूट का भी निकलेगा, सॉल्वेंट का भी निकलेगा। ठीक है, अगर हम मास परसेंट सॉल्यूट का देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट का देंगे तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट लगेगा। अगर हम मास परसेंट सॉल्वेंट का निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन का, सॉरी विलायक का निकालेंगे, तो यहाँ विलायक का द्रव्यमान होगा, और यहाँ हमेशा बिलियन का द्रव्यमान होगा, और 100 से गुना करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि 10 ग्राम सॉल्ट है, डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम नमक को 90 ग्राम जल में घुलाया गया है। तो अगर सॉल्यूट हुआ सॉल्ट, क्योंकि नमक घुला है, और घुलाया कौन है? वाटर, तो सॉल्वेंट हो गया वाटर। दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है। मास ऑफ अगर सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना होगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो 10 + 90 100 ग्राम हुआ। अब मास ऑफ सॉल्ट निकाले तो ऊपर में मास परसेंट ऑफ सॉल्ट निकाले तो ऊपर में मास दिए किसका? सॉल्यूट का, सॉल्ट का 10, और 100 किसका दिए? सॉल्यूशन का, गुना 100 किए तो 10% निकला। ठीक है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको मोल अंश कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज भी कहते हैं और मोल अंश भी कहते हैं, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है
अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, जैसे कंपोनेंट हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, और यहाँ टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि टोटल मोल्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का मोल जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे। और अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल रहेगा, सॉल्यूट का निकालना है तो यहाँ सॉल्यूट का रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इट गिव्स द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिंगल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या करता है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अनुपात बताता है। ठीक है, अब एग्जांपल दिया हुआ है, इसको डिनोट एक्स से करते हैं, कैपिटल एक्स से। ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना। 1 मोल NaCl है डिजॉल्व में 9 मोल ऑफ वाटर। NaCl सॉल्यूट हो गया और वाटर हो गया सॉल्वेंट। टोटल मोल्स बिलियन का 1 + 9, बिलियन मतलब दोनों को जोड़ेंगे, सॉल्यूशन मतलब 10 मोल हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालेंगे तो पहले मोल NaCl का, तब टोटल सॉल्यूशन का मोल, तो 1/10 निकाले 0.1, यूनिट नहीं है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का पहले लिखेंगे ऊपर में, सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट हो गया तो सॉल्वेंट का मोल है 9, देख लीजिए, और टोटल मोल कितना है 10, निकाले तो 0.9 हुआ। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्लियर लिखा हुआ नहीं है। अगर x को डिनोट किए तो ये अगर हो गया सॉल्वेंट प्लस x सॉल्यूट, ठीक है, तो बराबर 1 होता है, ये आपको याद रखना है। मोल अंश सॉल्यूट का और मोल अंश सॉल्वेंट का दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 1 के। इसीलिए अलग अलग सॉल्यूट का मोल सल निकालेंगे तो 1 से हमेशा कम होगा, सॉल्वेंट का मोल अंश निकालेंगे तो 1 से हमेशा कम होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव है, दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे मोलारिटी, इसको डिनोट करते हैं m से, मोलरता बोलते हैं। मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। विलेय का मोल 1 लीटर बिलियन में कितना है, यानी कि 1 लीटर बिलियन में विलेय का मोल कितना है, वही क्या कहलाता है? मोलारिटी, मोलरता। याद रखना 1 लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो यूनिट होता है हम बता देते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। यूनिट कैसे निकालेंगे हम? ये कैपिटल M हुआ, ठीक है, ऊपर में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पर मोल होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि लीटर हुआ, यानी कि मोल पर लीटर। इसको लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स, इसी को हम कैपिटल M बोलते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिट हुआ। और अगर रहेगा 10 m, इसका मतलब क्या हो गया? 10 मोल पर लीटर, यानी कि 10 मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर, यानी कि सॉल्यूट है 10 मोल और सॉल्यूशन कितना? 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के 10 मोल घुले हुए हैं, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, उसके बाद है मोलालिटी, मोललता, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या है? 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक 1 किलोग्राम है, विलेय के कितने मोल घुले हैं? याद रखना 1 kg विलायक में विलेय के कितने मोल है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलालिटी। इसका जो देखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये kg में होगा। ठीक है, और इसको हम यूनिट इसका क्या होगा? m बराबर, यहाँ ऊपर में मोल है तो मोल लिखेंगे, और यहाँ पर मास है kg में। ठीक है, तो क्या हो गया? मोल पर kg, मतलब मोल kg इनवर्स, इसी को हम स्मॉल m कहते हैं। ठीक है, अगर रहेगा 10 स्मॉल m, इसका मतलब अभी बताएं 10 मोल पर kg, इसका मतलब 10 मोल बाय 1 kg, यानी कि 1 kg विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हैं? 10 मोल, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखिए आराम से समझिए। विलेय है 1 kg, सॉरी 1 मोल, KCl सॉल्यूट है 1 मोल है, डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर,
हम बताएं कि जब भी लेना है केजी में लेना है सॉल्वेंट, तो 500 ग्राम को अगर चेंज करेंगे केजी में तो 1000 से भाग दिए तो 0.5 केजी हुआ, तो फार्मूला लगा दिए मोल डिवाइडेड बाय द्रव्यमान, यानी कि सॉल्वेंट का कितना वेट है निकाले 2m निकला। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में क्या है, आप ऊपर जो पढ़े हैं मास परसेंट, सेम वही मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसमें था मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंट मास परसेंट दोनों क्या है, सेम है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ मास की जगह क्या है वॉल्यूम है। अब ये क्या, दिस इज यूजफुल फॉर लिक्विड सॉल्यूशन सच एज मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि वॉल्यूम गैस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना डिपेंड करता है गैस का और लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसीलिए वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं। अगर हमको यहाँ पर वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूट का चाहिए तो यहाँ सॉल्यूट लिखेंगे, सॉल्वेंट का चाहिए तो यहाँ सॉल्वेंट लिखेंगे, बाकी यहाँ सॉल्यूशन रहेगा ही। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ml में दिया है इथेनॉल और घुला है किस में 150 ml जल में, तो पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए 200 ml हुआ। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल का निकाल रहे हैं, तो ऊपर में इथेनॉल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, सॉल्व किए तो कितना आया 25%। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आया मतलब घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी का अर्थ है घुलाता कौन है सॉल्वेंट, घुलता कौन है सॉल्यूट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना घुल सकता है, यानी कि सॉल्वेंट को घुलाने की क्षमता क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और डेफिनेशन पर आते हैं, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can dissolve in the given amount of solvent at a specific temperature and pressure to form a saturated solution। मतलब घुलनशीलता वह अधिकतम मात्रा होती है जिससे किसी निश्चित ताप एवं दाब पर अगर हम किसी विलायक में विलय को घुलाते हैं तो वो एक सैचुरेटेड संतृप्त सॉल्यूशन बनता है। समझिए इसको अपनी भाषा में, अगर हम किसी भी विलायक में सॉल्वेंट में विलय को घुला रहे हैं, सॉल्यूट को घुला रहे हैं, तो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रखना होगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो और घुलेगा, घुलनशीलता बढ़ेगा। ठंडा पानी में गर्म पानी में जानते हैं, ठंडा पानी में चीनी को घुलाएंगे और गर्म पानी में चीनी को घुलाएंगे तो पहले कौन घुलेगा, गर्म पानी वाला घुलेगा। टेम्परेचर चेंज होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, तो हमको अगर सॉल्युबिलिटी मेजर करना है तो टेम्परेचर और प्रेशर निश्चित करना होगा, फिक्स करना होगा। ठीक है, अब देखिए जनरली इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है सॉल्युबिलिटी को 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। ठीक है, क्या 100 ग्राम सॉल्यूट लिया जाता है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी का टाइप है सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि शुगर और वाटर, गैस इन लिक्विड, CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं कोको कोला थम्स अप ये सब पीते हैं, स्प्राइट माजा ये सब जो पीते हैं, तो इसमें हाई प्रेशर पर CO2 को मिक्स कराया जाता है। और जैसे ही हम वो जो ढक्कन रहता है कितना टाइट रहता है, इसे खुलता नहीं है, खोलेंगे, लेकिन हाँ याद रहे वो कोल्ड होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक मतलब वो जो बोतल है वो कोल्ड होना चाहिए। कोल्ड होने के बाद CO2 गर्म होता है, तभी कोल्ड में वो रिएक्शन करता है, क्योंकि वो चीज़ कोल्ड रहेगा तभी CO2 वहाँ रिएक्ट करेगा। अगर गर्मी में रहेगा कोल्ड ड्रिंक जो बोतल है वो फ्रिज में नहीं रहेगा तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर ठंडा कर लिए हैं बोतल को, इसको हिला के ढक्कन खोल दिए तो वो फट से CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो आगे उसके बारे में भी बताएंगे। लिक्विड में है अल्कोहल इन वाटर, शराब जो पीते हैं, अल्कोहल जो पीते हैं वाटर में डाल के पीते हैं, विदाउट वाटर तो अल्कोहल शराब पी नहीं सकते, कोई कोई पीता भी है। ठीक है, उसके बाद है कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा घटेगा किसके कारण, तो हम बताए थे कि टेम्परेचर है। ऐसे यहाँ दिया हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलय का और विलय की प्रकृति, अगर विलायक ठोस है तो अलग घुलेगा, द्रव है तो अलग घुलेगा, गैस है तो अलग घुलेगा, उसका घुलने का जो समय है वो अलग होगा। टेम्परेचर अभी हम बताएं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा ही। ठंडा पानी गर्म पानी अभी हम बताएं। प्रेशर बिना प्रेशर देंगे तो जनरली गैस जो है ना द्रव में ज़्यादा घुलता है। ठीक है,
हेनरी लॉ इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम। और हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड इस तीनों का जो एक लिस्ट बना है देख लीजिए। सैचुरेटेड किसको कहेंगे? सॉल्वेंट सॉल्यूट को घुला रहा है और घुल गया, अब उसमें वो सॉल्यूट को नहीं घुलाएगा, तो इस स्थिति में वो कैसा सॉल्यूशन बनता है? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड मतलब वो घुलाइए रहा और भी और घुलाएगा, तो वो अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड मतलब वो उसका घुलाने का क्षमता खत्म हो गया फिर भी दे रहे हैं, तो वो सुपर सैचुरेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे हेनरी लॉ। अभी हम पढ़े यहाँ कि प्रेशर से रिलेटेड हेनरी लॉ है, तो चलेंगे हेनरी बाबू के पास। हेनरी लॉ प्रेशर का बात आएगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एबव द लिक्विड। मतलब ताप नियत रहना चाहिए हेनरी लॉ के लिए। जब गैस को जब लिक्विड में घुलाया जाता है तो वो जो डायरेक्ट प्रेशर के समानुपाती होता है। किसी द्रव में गैस को घुलाएंगे तो प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतना अधिक घुलेगा, प्रेशर घटाएंगे उतना कम घुलेगा। अभी हम कोल्ड ड्रिंक्स का बात किए ना कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 डाला जाता है और प्रेशर दे के डाला जाता है और वो ढक्कन टाइट कर दिया जाता है, तभी वो घुला हुआ रहता है। ठीक है, तो वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? घुलनशील गैस के ऊपर लगाया गया तो आपके सीधे समानुपाती होता है। यानी कि अब देखिए मैथमेटिकली क्या है, M समानुपाती P। M क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखिए यहाँ M कंसंट्रेशन है, मतलब अगर हम स्मॉल m ले रहे हैं इसका मतलब मोलैलिटी होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है किसका? सॉल्युबिलिटी का ऑफ ए गैस। देखिए m बराबर कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की घुलनशीलता या सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? प्रेशर का, ऊपर जो बताया। अब जैसे ही समानुपाती नियतांक घटाते हैं KH लाते हैं। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। ये P क्या है? साम्यावस्था पर गैस का दाब, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का आंशिक दाब। जब ये सॉल्यूशन बना रहता है उस समय का ये प्रेशर है। ठीक है, KH ये है। तो इस तरह से हम हेनरी लॉ का ये फॉर्मूला M बराबर KH इंटू P। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन अभी हम बता ही दिए, जैसे जैसे गैस का दाब बढ़ा जाता है वैसे वैसे गैस अधिक मात्रा में द्रव में घुलता है। यदि दाब कम कर दिया जाए तो घुली हुई गैस बाहर निकलने लगती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन खोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बता ही दिए, वही चीज़ यहाँ है कि जब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बंद होती है तब CO2 उच्च ताप पर उसमें रखी जाती है, जैसे खुलता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, ग्राफिक में देखिए, ग्राफ ये है सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर C लिखे हैं, M भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी है और ये क्या है? प्रेशर। जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। 0 आया तो 0, 1 आया तो ये भी 1, ये 2 आया तो ये भी 2, 3 आया तो ये भी 3, 4, 5, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट यूनिट कैसे निकाले हम? यहाँ पर m बराबर जो निकला KH इंटू P, यानी कि KH बराबर M/P। ठीक है, तो इसको हम मोल ले लेते हैं, कंसंट्रेशन मोल में ही लिए। ठीक है, अब प्रेशर अगर हम ये लिए, अगर ये लिए प्रेशर का यूनिट तो इसका यूनिट ये होगा, अगर प्रेशर का यूनिट ये लिए तो इसका यूनिट ये होगा। ये अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, ये उसी का एब्रिवेट किया हुआ है, मतलब ऊपर जो बताए थे ना वो नीचे भी है कि हेनरी लॉ का कहाँ कहाँ। ये कोल्ड ड्रिंक्स का है, यहाँ भी पानी के अंदर जो गोताखोर होता है नाइट्रोजन की घुलनशीलता नियंत्रित रखता है। ठीक है, और क्योंकि नाइट्रोजन का सिलेंडर लेके जाता है, फिर ऊंचे पहाड़ पर चलता है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर उसको भी नियंत्रित रखना पड़ता है, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उसके बाद है राउल्स लॉ। व्हाट इज राउल्स लॉ? यानी कि राउल्स लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। राउल्स लॉ क्या होता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर, आंशिक वेपर प्रेशर प्रत्येक अवयव का, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट रहता है, जब सॉल्यूशन बन जाता है
तो उसके अंदर जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर विलयन बनने के बाद की बात कर रहा है, विलयन बन गया, उसमें जो कंपोनेंट है उसका जो प्रेशर है उसके मोल अंश के अनुसार होता है। जैसे देख लीजिए, पी आई इनिशियल है और एक्स आई इनिशियल है। पी मतलब प्रेशर, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, दोनों समानुपाती आता है। समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट में क्या लेते हैं? पी नोट ए, यहाँ पर ए है इसलिए इसी का आंशिक रहते हैं। अब ये पी नोट क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जब विलयन नहीं बनता है उस समय ये कंपोनेंट ए का प्रेशर है, और ये विलयन बन जाता है अंदर का, उसका प्रेशर है। ठीक है, तो ये हो गया पी ए बराबर एक्स आई पी ए नोट। ठीक है, और ये जो क्या दिया वो बता दिए। अब देखिए, जब दो अवयव होगा, कंपोनेंट होगा दो, तो टोटल प्रेशर जो होगा पी ए प्लस पी बी होगा। तो पी ए का वैल्यू हम रखते हैं इस फॉर्मूला से, यहाँ से बी के जगह भी हम रखते हैं, यहाँ बदल दिए, बी यहाँ दे दिए, बी यहाँ दे दिए, बदल दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सॉल्यूट का जो एक्स मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, दोनों को जोड़ेंगे तो एक के बराबर होगा। ठीक है, अब सॉल्वेंट का निकाल के इधर कर दिए, 1 माइनस एक्स हो गया। अब P बराबर, अब यहाँ जो P बराबर हम लिखे हैं, P बराबर P नोट और x के जगह सॉल्वेंट का जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, वो यहाँ पर रख दिए। रखने के बाद फिर सॉल्व किए, ऐसा आया, और डायरेक्ट इसको यहाँ ला दिया गया। इसको सॉल्व करिएगा ना इस तरह से तो ऐसा आएगा। ठीक है, पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नोट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ठीक है, अगर ये सॉल्वेंट का है तो ये किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। तो राउल्ट्स लॉ को इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिए। When a volatile substance is added to a solution, the vapor pressure of the entire solution depend on the vapor pressure of the component and their molecular fraction। मतलब अभी राउल्ट नियम क्या क्या है? जब किसी विलयन में जब कोई अस्थायी पदार्थ मिलाया जाता है तो पूरे विलयन का वाष्प दाब पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है उसके अंदर जो घटक का वाष्प दाब होगा उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? उसी पर निर्भर करेगा, उसके बराबर होगा। अब घटक जितना अधिक होगा उतना ही अधिक उसका योगदान वाष्प दाब में होगा। कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन टोल्यूइन का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर प्योर का दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों के लिए हम निकालेंगे वाष्प दाब। दोनों का अलग अलग निकाल लिए, P1 इंटू पी नोट 1 दिया है, P2 निकाले फार्मूला से, फिर P टोटल P1 प्लस P2 तो निकालिए तो 82 mmHg हुआ। ठीक है, ये आंसर हुआ। उसके बाद हम चलेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक झटके में समझ। आइडियल मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब आइडियल में क्या होता है कि विलयन बनने के बाद उसके इंथैल्पी में कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है, देख लीजिए बराबर, और उसके वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दोनों दिया हुआ है। और क्या अदर आइडियल सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉल्यूट के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो दोनों बराबर होना चाहिए। और क्या सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी बराबर होना चाहिए, तभी वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। नॉन आइडियल में बता ही दिए, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल कहेंगे। और दूसरी बात, चेंज इन एनर्जी, विलयन बनने के बाद जो एंथैल्पी में चेंज होता है वो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। चेंज उसमें क्या था, चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें बढ़ेगा या घटेगा। इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा या घटेगा। विलयन बनने के बाद अगर वो अनादर्श विलयन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तब इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन, वो भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन ये फॉलो नहीं करता। ये देखिए 0 है,
ये 0 नहीं है, ये भी 0 है, ये 0 नहीं है, ये सिमिलर है, ये डिफरेंट है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव, घटता है तो निगेटिव, बढ़ता है तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टोलुइन आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल का इथेनॉल, वाटर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, 2 को दिया है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी विलयन का ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो डिपेंड करता है ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के संख्या पर डिपेंड करेगा वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ना कि क्वालिटी पर। सॉल्यूट के क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना। अब इसका टाइप है, उसमें से फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित अपनापन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12th के लिए एकदम बहुत, जो 12th पास कर लिए हैं इसको पढ़ लिए तो कंप्लीट 12th एकदम 100% नंबर आएगा, ठीक है। सिर्फ लिख देना, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दिए, पढ़े भी नहीं, लिखे भी नहीं, कहेंगे सर पढ़े थे नंबरे नहीं आया, तो ये गलत बात है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर ऑफ प्रेशर में क्या होता है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है एक सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन घट जाता है। इसको समझिए, जब घर में चावल बनाते हैं हंडी में तो चावल पानी चढ़ाते हैं, तो जब 100 डिग्री पार कर जाता है तो पानी बाद सन सन करने लगता है, तो बोलता है कि आधन हो गया है। तो जैसे उसमें चावल डालते हैं सन सन कहाँ गायब हो जाता है। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए, मतलब नॉन वोलेटाइल मतलब कोई सॉल्यूट को हम ऐड किए लिक्विड में, तो यानी कि पानी में चावल को मिलाए तो द्रव और सॉल्यूट तो हो ही गया, मिलाए, जिसके वजह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। अब इसको समझिए, हम राउल्ट्स लॉ से पढ़े अभी, पी ए बराबर, यानी कि प्रेशर जो है, आंशिक प्रेशर जब विलयन बन जाता है तो आंशिक प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। तो जब मोल फ्रैक्शन को समानुपाती को हटाए थे तो पी नॉट ए लाए थे। ये पी नॉट ए क्या था, उस अवयव का शुद्ध, जब वो शुद्ध था यानी कि विलयन नहीं बना था उस समय का ये प्रेशर था। तो ये फॉर्मूला हम राउल्ट्स लॉ से लाए, ये क्या है ये लिख दिया, पहले भी बताएं। और हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो पी ए बराबर पी नॉट ए बराबर, इसका हम वैल्यू रख दिए, देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर पी ए नोट का वैल्यू हम रखे, पी ए नोट है ना, तो इसमें एक्स इसका वैल्यू रखे, इसका वैल्यू इधर आए तो माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स बी बराबर पी ए नोट माइनस पी ए बराबर पी नोट ए निकाले। यही इक्वेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बताता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये पूछता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, सीधी सी बात दिया हुआ है कि शुद्ध जल का वाष्प दाब 25 mmHg होता है, नमक मिलाने पर वाष्प दाब घटकर 23 mmHg हो जाता है। यानी कि जल का जो प्रेशर है पहले 25 mm, जैसे उसमें नमक डाले इसका प्रेशर घट गया, तो इसको फार्मूला पर निकाल लिया तो कितना आया 0.08। कौन फार्मूला पे, इसी फार्मूला पे, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में अवनमन होता है, ठीक है। क्वथनांक में क्या होगा, अवनमन, जैसे कि यहाँ पर वाष्प दाब अवनमन कमी होगा, उन्नयन होगा, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन यानी कि वृद्धि, ठीक है। तो क्वथनांक में वृद्धि कब होता है, वही चीज सेम, अगर हम पानी 100 डिग्री पर गर्म कर रहे हैं, आवाज़ करने लगा सन सन, आधन हो गया, चावल जैसे डाले सन सन खत्म। इसका मतलब जैसे उसमें ऐड किए चावल तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर होगा, यानी कि 120 डिग्री 100-150 डिग्री जाएगा तब ना वो खोलेगा। 100 डिग्री पर नहीं हुआ, जैसे पानी था तो 100 डिग्री पर बॉयल कर रहा था, जैसे चावल डालें तो बॉयल करना बंद हो गया, और टेम्परेचर बढ़ेगा तब बॉइलिंग होगा। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, जब किसी द्रव में किसी ठोस को मिला दिया। तो वही चीज लिखा हुआ यहाँ, when a non volatile solid is dissolved in a pure solvent the boiling point of the
सॉल्यूशन बिकम्स हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अभी जो समझा सेम वही है, इसको समझिए सिंपल वर्ड में। एडिंग सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीज, जैसे ही सॉल्यूट में, जैसे ही लिक्विड में सॉल्यूट ऐड किए वेपर प्रेशर कम गया, सॉल्यूशन नीड्स हायर टेम्परेचर टू बॉयल, और उसमें आग देते हैं, गैस का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, इसी समय बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये सारा चीज़ हम समझा दिए। अब इसमें कुछ बात है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वथनम किसको कहेंगे? जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करे। ठीक है, और जब हम वाष्पिल बिले डालते हैं तो द्रव का वाष्प दबाव कम हो जाता है, ये तो होगा ही, ये सब हो गया। और उसका मैथमेटिकल देखिए, मोलालिटी एम, डेल्टा टी बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, एम स्मॉल मोलालिटी है, तो ये जब ये हटाते हैं तो यहाँ के बी देते हैं। के बी क्या? एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपका हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, आपका दिया हुआ द मोलारिटी ऑफ ए शुगर 2 मोल पर ग्राम एंड के भी इतना दिया हुआ है, तो इसका डेल्टा टी भी निकाल लिया, बॉइलिंग पॉइंट राइज कर गया इतना से, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। अब जैसे उसमें भी वही चीज़ है, when a non-volatile solid is dissolved in a pure solvent, the freezing point of the solution becomes lower than that of pure solvent। इसका मतलब जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायन से कम हो जाता है, तो इस घटना को हिमांक अवनमन कहते हैं। मतलब अब फ्रिज में हम पानी दिए जमने, ठीक है, और पानी में चीनी मिला के दीजिए जमने, दोनों में क्या अंतर होगा यही यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको समझिए सरल शब्दों में, विलय के कण विलायक के कणों को जमने से रोकता है। अगर विलायक है, जल में अगर चीनी मिला दिए तो उसको जमने से चीनी क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है, अब विलायक को जमाने के लिए और ठंडा करना पड़ता है, हिमांक कम हो जाता है। समझे? वही चीज है यहाँ। ठीक है, अब देखिए हिमांक का वह तो है कि जिस ताप पर कोई द्रव और ठोस अवस्था में, हिमांक किसको कहेंगे? जो भी द्रव, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में बदले उसी को हिमांक कहते हैं। ठीक है, अब जब विलय डाला जाता है विलयन का वाष्प दबाव कम हो जाता है और उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला पर देख लीजिए, डेल्टा टी एफ, टी डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, एफ मतलब फ्रीजिंग, किसके समानुपाती है? मोलारिटी के। फिर वही चीज़ ये हटा दिए समानुपाती तो के एफ दिया, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये डिप्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इसको हटाए तो कांस्टेंट लाए। फिर एम मोलालिटी है। अब वही जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, पानी को नमक में जब पानी नमक डाला जाता है तो उसका हिमांक 0 डिग्री से और कम हो जाता है। पानी को 0 डिग्री पर टेम्परेचर पर जमा लेंगे, जैसे ही नमक डालेंगे और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये जमेगा। उसी तरह हम पानी का हिमांक कम कर देता है और सर्दियों में पानी को जमने से रोकता है। कार रेडी वाटर में एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, उसमें इसलिए डालते हैं कि उसमें जो पानी वो जमे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका दिया हुआ है के एफ दिया हुआ है और मोलारिटी दिया हुआ है, तो डेल्टा टी एफ निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप कर गया इतना से। ठीक है, इतना घट जाएगा। अब हम चलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरणीय दाब, ये सारा पूछता है 2 या 3 नंबर में। ठीक है, प्रासरणीय दाब का मतलब है, इसको बड़ी पाई कहते हैं, इज द प्रेशर, ये प्रेशर है। प्रासरणीय दाब क्या है? प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की ओर जाने से रोकने के लिए जो प्रेशर होता है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है पाई बराबर CRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C है मोलर कंसंट्रेशन, R क्या गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन में। ठीक है, ये हुआ आपका। अब उदाहरण है, सब वैल्यू दिया है, इसका निकाल लिए हैं, C भी दिया है, T भी दिया, R भी दिया है, तो पाई का मान निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो जो इस बोर्ड में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हट के रहेगा ही नहीं। ये चीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसमें लिंक दिया रहेगा,
ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी है, 60 ऑब्जेक्टिव भी है उसी लिंक में, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।